लेट स्टार्ट इंग्लिश। हिंदी 2-4 दिनों से हिंदी पढ़ रहे थे हम, साथ में आपसे क्या करेंगे, इंग्लिश भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश के बारे में 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो मैक्सिमम जो अधिकांश जो लड़के बच्चे हैं, हम लोग एक ट्रेडिशनल तरीके से इंग्लिश सीखते आए, पढ़ते आए। इंग्लैंड में इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई अलग से क्लासें नहीं लगती उनकी, जैसे हमें हिंदी के लिए नहीं लगती। हिंदी में टेंस आते हैं आपको? नहीं आते हैं, सीखने की जरूरत पड़ी क्यों? फिर भी हिंदी आ जाती है। इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है। इंग्लिश एक बहुत ही स्वाभाविक लैंग्वेज है, और समस्या ये है कि उस पर हम गलतियां बहुत सारी करते हैं। ये जो आपका आज टॉपिक है डिटरमाइनर, ये वो चीजें हैं जो आप हर लाइन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर लाइन में शायद ही कोई लाइन हो जो इनके बिना पूरी होती है, परंतु हमें कहां पर किसका प्रयोग करना चाहिए ये हमें पता नहीं। यदि पता भी है तो बहुत गलत परिप्रेक्ष्य में हमें पता है। शब्द बहुत छोटे छोटे होंगे, तुम कहोगे कि यार इन शब्दों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, या किस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। आप यदि 4 लाइन की इंग्लिश लिख लो, वो 4 लाइन की इंग्लिश में 10 गलतियां आपकी होगी, उनमें से 9 डिटरमाइनर की होगी। अर्थात कि इन शब्दों का प्रयोग आपको या तो करने ही नहीं आता है, या आप करोगे तो एक्चुअल में क्या करोगे, उसे गलत रूप से आप करोगे। अब डिटरमाइनर है क्या, हम स्टार्ट से लेंगे हेड से लेकर टेल तक जितने भी डिटरमाइनर आपके सिलेबस में हैं, और ये ध्यान रखना कि एसटीसी का जब एग्जाम दोगे, ये जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे एसटीसी का जब एग्जाम दोगे उस समय ये सभी चीजें, ग्रामर की चीजें वहां आएगी। और बच्चे इसको सीखने के लिए भी कोचिंग करते हैं, क्योंकि वो अपने स्कूल समय में सीखे नहीं होते हैं, इसलिए इन टॉपिकों को सीख लेना, वहां पर ये टॉपिक बहुत ही कम आएंगे। सबसे पहले डिटरमाइनर है क्या? वर्ड्स विच डिटरमाइन द नाउन्स, अर्थात कि ऐसे शब्द जो संज्ञा से हमारा परिचय करवाते हैं, इसे समझिए। वर्ड्स विच डिटरमाइन्स नाउन, अर्थात कि वो शब्द जो संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं, या उस संज्ञा की स्थिति क्या है उसके बारे में बताते हैं। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, देख लीजिए, जिससे कि एक वर्ड है, आई नीड यूर बुक। आई सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, और बुक क्या है, क्या ये नाउन। इस बुक के बारे में, ये किसकी है, ये किससे पता चल रहा है, यूवर से। ये यूवर क्या है, डिटरमाइन। अब जैसे यूवर भी डिटरमाइन है, आपको शायद पता नहीं, सिर्फ यूवर नहीं, इसके जैसे बहुत सारे डिटरमाइन होंगे जो कि सीधे के सीधे किसी संज्ञा के साथ अपने संबंधों को जोड़ते हैं, या किसी संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं। ये वाक्य में संज्ञा की क्या स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। दैट ऑल आर डिटरमाइंड, जैसे कि यहाँ मैंने यूवर का बताया है, यूवर की जगह माई हो सकता है, हीज हो सकता है, हर हो सकता है। ये सिर्फ एक सिंपल से मैंने बताया। अब डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं इसे समझ लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसकी परिभाषा वगैरह जानना जरूरी नहीं है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम डिटरमाइनर पढ़ने वाले कितने प्रकार के हैं, और आपको ताकि ये लगेगा कि यार ये सभी वर्ड पहले कई बार, हजारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे देखिए, यदि डिटरमाइनर की बात करें तो कुल 9 प्रकार के होते हैं। मैं सारणी बना रहा हूं, देखिए। सबसे पहले अब इनमें से कितनों के बारे में तुम चाहते हो कौन कौन से शब्द पढ़े वो देख लीजिए। सबसे पहला डिटरमाइनर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं, ए, एन, द, ठीक है। इसका भी नॉलेज नहीं है तुम्हें, मैं बताऊं, अभी पता चल जाएगा।
हम स्टार्ट 1 2 3 9 ये करेंगे। इसका भी नॉलेज नहीं है तुम्हें नॉलेज है और उसका तुम्हें सही तरीके से नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर किसका प्रयोग होता है। आपका तो फैशन बनता है एंड द लगा के वाक्य को पूरा करना। हम लोग करते क्या है, ऑफ लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया, टू लगा दिया, इन लगा दिया, या ये एंड द तो हमारे सगे भाई है इनको चिपका दिया और हमारी इंग्लिश क्या होती है, पूरी हो जाती है। क्योंकि हम एक्चुअल में होता क्या है कि जो सेंटेंस होता है उसे सजाना, उसका मेकअप करना, लिपस्टिक, ये सब लिपस्टिक है इनके बिना क्या है कि वो सेंटेंस अच्छा दिखता नहीं है। पर गलत तरीके से कोई काली लिपस्टिक लगा दे तो समस्या हो जाए। आजकल तो लगाते भी, हालांकि वो अलग बातें हैं, पर बिल्कुल काली कलर जिसे लगा दे तो सुंदरता क्या होती है, बिगड़ जाती है। इनका गलत यदि यूज करते हैं तो वाक्य का जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जानते हो, चलो ये मान लेता हूं मैं। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके बारे में भी आप जानते हो। जैसे यदि इसकी बात करें तो दिस, दैट, दिस, इसके इनके प्रयोग भी आपने पहले कई कई वाक्यों में पढ़े होंगे। आपने एग्जैक्ट प्रयोग क्या होते हैं ये आपको बता नहीं। मुझे लगता है इसका तो पता है कि पास वाली चीज दिस है, दिन में दैट है, ठीक है, ये तो इतना पता है। पर इससे भी आगे के प्रयोग होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तीसरा पॉजिटिव, इसके बारे में कौन कौन जानता है बताइए। जैसे कि सब जानते हैं पर ये सिर्फ नाम पहली बार सुन रहे हैं। ये सब ये हम इसे एज ए प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म के रूप में जानते हैं। जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस, सी, यूवर, सी, हर। तो बीच वाले जो सेकंड फॉर्म है ये सब कौन से प्रोनाउन होते हैं, आपने कौन से डिटरमाइन होते हैं, पॉजिटिव। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, आएगा ये सेंटेंस। इनके बारे में देखिए, ये भी आप शब्द सुने होंगे पर इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। इच, एवरी, आइदर, नाइदर। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जब इन शब्दों के बारे में हम जानते नहीं तो इनका इस्तेमाल वाक्य में हम कोई करते नहीं। जबकि होना क्या चाहिए, अंग्रेजी का मतलब क्या है कि जैसे हिंदी में कुछ अच्छा लिखने के लिए आप बड़ी वजनदार भाषा लिखते हो तो ये क्यों नहीं लिख सकते हो, पर लिखे कैसे, टोटा है, ये आता ही नहीं हमें। इनके प्रयोग कहाँ होते यही पता नहीं, तो इसके बारे में हम लिख नहीं सकते हैं। पर ये शब्द ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, सब शब्द आपने पहले पढ़े होंगे। ये कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। न्यूमेरियल्स, इनमें कौन कौन से बताओ, संख्यावाचक जैसे इसे कहते हैं। कौन कौन से हो सकता है, कुछ याद है, बहुत सारे इसमें देखिए। मैं सब लिख नहीं सकता हूं, जैसे सम, एनी, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, बहुत सारे इतने, तो इसमें बहुत सारे मैं डॉट डॉट कर रहा हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन्हें एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी बात है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब मात्रात्मक, जैसे कि सम और एनी। अब आप कहोगे कि सम इधर भी आया इधर भी आया, आता है। सम और एनी एज ए संख्या के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसके रूप में भी प्रयोग इसका किया जा सकता है। इसके अलावा मैं एक और लिख सकता हूं, क्योंकि अब जगह नहीं है, जब पढ़ेंगे तब लिखा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद है एक रिलेटिव। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे विच है, विच है, वॉट है, विच एवर है, वॉट एवर है, जो भी है, ये भी 2-4 है।
इसके अलावा भी एक दो और हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उससे भी क्या करेंगे हम बाद में, उससे मैं जब पढ़ाऊंगा उस समय छोड़ेंगे किसी को भी। कारण क्या है कि जब पढ़ना है कोई टॉपिक तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें पूरी तरीके से पढ़ना है। आधा अधूरा नॉलेज मत लो, और इंग्लिश में तो कम से कम आधा अधूरा नॉलेज लो ही मत, या तो पूरा ही मत सीखो। आधा नॉलेज हमेशा क्या होता है, हाफ नॉलेज इज मोस्ट डेंजरियस। जो आधा नॉलेज होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है अज्ञानता के मुकाबले में। तो हम आने वाले दिनों में इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप लेंगे एक एक करके। जैसे आर्टिकल का प्रयोग यदि आप सीखोगे तो आपको उसका सही प्रयोग आना चाहिए। पहली बात है कि आर्टिकल का प्रयोग आना चाहिए, बड़ी बात वो नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको उसका सही प्रयोग भी आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं हो। तो ये पूरा पूरा ये इसके प्रकार है। मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग स्टेप में पढ़ते रहेंगे। जैसे 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 पहले आर्टिकल पढ़ोगे इजी लगेगा, ये पढ़ोगे ठीक है, और पढ़ोगे जैसे जैसे ये भीड़ बढ़ती रहेगी तब आपको उनके बीच में से, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आपको भीड़ में से पूछेगा, उस पर किसका प्रयोग करोगे, तब कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। कंफ्यूज सिर्फ वही नहीं होता है जिससे पूरा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, वही कंफ्यूज नहीं होगा जिससे पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इस डिटरमाइनर का जो आर्टिकल, हम क्या करते हैं कि आर्टिकल को डिटरमाइनर मानते नहीं, डिटरमाइनर का एक पार्ट है सिर्फ आर्टिकल। जैसे आर्टिकल है बेसिक, वैसे ये सभी के सभी है, पर हमारी छोटी क्लासों में क्या है कि हम यही तक सुनते हुए हैं, इससे बाहर निकले आज तक किसी भी सिलेबस में इससे बाहर वाला आपने कुछ भी नहीं सीखा होगा। इसलिए ये तो हमें इसका नॉलेज थोड़ा बहुत होता है, पर इनका नॉलेज हमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इनके बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ चलिए, अब ये टाइप ऑफ डिटरमाइनर हम स्टार्ट एक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आज लेंगे आर्टिकल। आर्टिकल भी पूरा तो आज ले नहीं सकते हैं, पर ये कि बेसिक आर्टिकल थोड़ा सीख लेते हैं हम। आपको इसके बारे में आता भी होगा, चलो मैं आपसे निकलवाऊंगा जब कितना आता है ये पता चल जाए। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3। नालायक को 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। 3 बड़े राग से बोल रहा हूँ। आर्टिकल देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो इनडिफिनिट, और पता था पर सही समय पर ही पता नहीं होता है ना। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक है कि अनिश्चित और एक है निश्चित। जैसे कि इंडिफिनिट में आते हैं ए और एन, और इसमें द। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसके बारे में, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा है कि देखिए नियमों के चक्कर में मत पढ़ना। मैं इसके यदि 50 नियम लिखा दूं, द के तुम्हारी गाइड में 50 नियम लिखे हुए हैं, इसके भी ढेरों नियम लिखे हुए हैं, पर अपन वहां उतना लेंगे नहीं। अपने तो 2 नियमों से ही काम चल जाएगा, एक नियम इसके लिए, एक नियम इसके लिए, बाकी खत्म। कुछ अपवाद होंगे उनको देख लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में यदि मैं वेस्टेज कचरा भर दूं यहां लिखाने के चक्कर में, तो वो मेरी नजर में ये उचित नहीं है। दिमाग को जितना कम लोड दो, ठीक है। एक तो तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारा ब्रेन है, दुनिया का सबसे कीमती ब्रेन है। क्यों? बिकॉज इट इज अनयूज्ड, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं किया कभी। और जो चीज इस्तेमाल नहीं होती है, नहीं रहती है, दिस इज न्यू ब्रेन फॉर यू, इसलिए इसको संभाल के रखो थोड़ा। तो सबसे पहले आर्टिकल जैसे इंडिफिनिट, हम एन की बात करते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ाने के पहले इसको अंग्रेजी का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसे हिंदी के ग्रामर के नियम से पढ़ना कभी गलत नहीं होगा। इसे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश चलोगे तो ये आपका 101% ही गलत होगा। जैसे देखिए, इसको बताने के पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसके बारे में आपको नॉलेज भी होगा। आप बताइए, आपको जो वॉवेल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ। कितने जीनियस हो आप लोग, आपको ये पता है। अब 11वीं के बच्चों को तो इतना तो पता होगा। तो कितने वॉवेल है? 5 वॉवेल होते हैं। उसके अलावा कॉन्सोनेंट होते हैं, वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितने होते हैं? 21। कुल मिला के 26 लेटर होते हैं, ये तो पता है आपको। 21 अर्थात 3 ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को छोड़कर बाकी जो बच गए वो सभी क्या है? व्यंजन है।
कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इतना पता है। इंग्लिश का रूल्स क्या कहता है? इंग्लिश का रूल्स ये कहता है कि वे सभी काउंटेबल नाउन ए और एन का प्रयोग मैक्सिमम कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो गिनने योग्य संज्ञा के साथ ही होता है। पानी के साथ एक पानी यूं नहीं कहते हैं, एक शक्कर नहीं कहेंगे, 1 किलो शक्कर कह सकते हो। 1 किलो के आगे एक लग रहा है, एक शक्कर लाना कभी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। हम जैसे कि आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे इंग्लिश का रूल्स क्या कहता है, पहले ये मैं बताऊं कि इंग्लिश ये कहती है कि जिन काउंटेबल नाउन का उच्चारण ए ई आई ओ यू से शुरू होता है उसपे कौन सा आर्टिकल लगता है? एन, और बाकी जितने भी व्यंजन हैं उनसे शुरू होता है तो उस पर किसका उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग। पर यहां गलत हो जाएगा। ये कैसे गलत होगा मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको अपनी भाषा में बताता हूं, रूल्स जो ध्यान के रखना है वो। आपके मुंह से जब भी कोई उच्चारण निकले, यदि वो उच्चारण अ से लगाकर अम के बीच में है, अर्थात कि हिंदी के स्वर अ से लगाकर हम तक आ ई उ ये सभी स्वर है, अर्थात कि कोई भी ऐसा शब्द जिसका उच्चारण इनसे शुरू होता हो तो उसके पहले आंख बंद करके आप क्या लगा सकते हैं? आंख बंद करके मत लगाना, वो टेढ़ा मेढ़ा लग जाएगा। मतलब ये कि बेखटक आप किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। और रूल्स नंबर 2, क से लगाकर ग तक किसी काउंटेबल नाउन का उच्चारण क से लगाकर ग के बीच में होगा तब हमेशा किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। अब इस चीज को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं आपके सामने। मैं कुछ ऐसे शब्द रखूंगा, मैं देखिए इसे समझना थोड़ा। कि ये शब्द आपको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश चलते तो गलत हो जाता। मैंने पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, सेंटेंस लिखूंगा तो टाइम होगा कि मुझे आपको समझाना है। जैसे लेडी, यूनिफॉर्म, यहां देखिए कुछ शब्द लिखिए मैंने, इन सब के आगे किसका प्रयोग होगा? एन का। अब यदि अंग्रेजी के हिसाब से चले, सॉरी एन का नहीं, ए का। किसका? ए का। कार्तिक चौक के नीचे कितने पर छाप दिए, इसके आगे किसका प्रयोग होगा? ए का। जैसे इंग्लिश के हिसाब से चलो देखो, इंग्लिश क्या कहती है? जैसे एल है, कॉन्सोनेंट है, ए आना चाहिए, यूनिफॉर्म आ गया, यू है। अंग्रेजी के हिसाब से चलो तो इसके आगे क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए, पर लगेगा नहीं। क्यों? तो इसका उच्चारण देखो, यूनिफॉर्म, यू। यू क्या है? इसमें आता है, यू किस में आता है? व्यंजन में आता है। क से लगाकर ग तक बाकी सब व्यंजन है, अर्थात कि यू आ रहा है, फिर भी आप एन का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि हिंदी में इसका उच्चारण क्या आ रहा है? यू आ रहा है। यू हिंदी में व्यंजन है, ठीक है। इसी प्रकार यूरोपियन, भले ई आ रहा है, एलिफेंट, ELEPHANT, ठीक है, एलिफेंट। उसके आगे आप किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग, क्योंकि एलिफेंट का उच्चारण क्या है? ए आ रहा है, ए स्वर है। पर यहाँ क्या है? यूरोपियन, यू का उच्चारण है। इसका मतलब इसके आगे किसका प्रयोग होगा? ए का। भले ओ आ रहा है, 1 रुपी नोट, ओ आ रहा है, ओ इज ए वोवेल इन इंग्लिश, परंतु हिंदी के नजरिए से देखिए तो ओ क्या है? आपका व्यंजन है। होटल, यूटेंसिल, यूनिवर्सिटी, यूडीसी, इन सब में किसका? भले ये यू आ रहा है, भले ये क्या है? वॉवेल है, पर फिर भी इसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदी इस स्वर, इनका उच्चारण स्वर से शुरू नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए एन का प्रयोग,
यहां मैंने खुद शब्द लिखिए, देखिए यहां आपके सामने एन का उच्चारण देखो, ये है। इन शब्दों को देखिए, पहले आगे क्या आ रहा है, एच आ रहा है। एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। अंग्रेजी के हिसाब से क्या लग जाना चाहिए, एन लग जाना चाहिए, सॉरी ए लगना चाहिए, तो ए नहीं लगेगा, बिकॉज ये सभी है ना, ये एच एन साइलेंट है। अब ये हिंदी में साइलेंट की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी शब्द साइलेंट नहीं होता है। हमारे यहाँ हिंदी के हर शब्द लड़कियों की तरह बोलने वाले ही होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, इसको जैसे क्या पढ़ते हैं, और ओ से उच्चारण शुरू हो रहा है। यहाँ पर भी वही रूल लागू हो रहा है कि उच्चारण पे ध्यान दो, शब्द क्या है वो मत पकड़ो। जैसे और एच आ रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा, ओ से उच्चारण हो रहा है। ओ इस वॉवेल है हिंदी का। ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ते ओ क्या है आपका स्वर है, इसलिए एन आएगा। एप्पल, एलिफेंट। अब आपको कि यार ये कैसे होगा, आपके दिमाग में आता है ना, आप इसे पढ़िए, इस शब्दों को पढ़िए। शुरुआत किससे हो रही है, ए से, मतलब उच्चारण में ए आ रहा है। यहां पर देखो मैंने आपको हो गई कि ये जो शॉर्ट में शब्द लिखे जाते हैं उन सबके आगे एन लगता है, ये गलतफहमी रखना मत। यहाँ पर जैसे देखिए क्या है, यूडीसी है, यहाँ उच्चारण यू से शुरू हो रहा है तो आप पर ए लगा रहे हैं, परंतु इन सबका उच्चारण करो। जैसे एलडीसी, ऐसे उच्चारण शुरू हो रहा है। एमएलए, एमएलए बोलने के लिए म बोलने के पहले आगे क्या लगाना पड़ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए इसके आगे एन। एमपी, एमपी बोलने के पहले तो बिना ए के उच्चारण के आप एमपी बोल ही नहीं सकते, तो इनका उच्चारण सबका किससे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसलिए इन सभी के आगे किसका यूज होगा, इन सभी के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, इन सभी के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर, थोड़ा उतार दो इसको, चलो। ये तो मैंने मेजर यूज बताए थे, आर्टिकल ए और एन, क्योंकि इनके बीच में क्या कंफ्यूजन होता है वो मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा कहीं कहीं इसी जगह भी ए और एन का प्रयोग होता है जहां हमको लगता है कि यह नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। ये जिसे कहते हैं कि अपवाद की तरह, यहाँ पर इनका ही प्रयोग होगा। इस बात का हमें क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। जैसे देखिए कुछ दूसरे यूज है, अदर यूज। बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, समझिए, बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रेजेंट होल क्लास, इसे समझिए थोड़ा, कि ऐसी काउंटेबल नाउन जो पूरे समूह के लिए प्रस्तुत होती है, अर्थात कि हम अपनी हिंदी भाषा में कहते समूहवाचक संज्ञा। हमने ये पहले कहा, इसका प्रयोग ए और एन का प्रयोग एक वचन के साथ ही करते हैं, पर कई बार हमें लगता है कि यार ये तो बहुवचन है, बहुवचन के साथ ए और एन का प्रयोग कैसे हो सकता है, परंतु वो चीज बहुवचन होने के बाद भी चूंकि वो समूह है इसलिए एक इकाई है, इसलिए उसके आगे किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का। जैसे देखिए, ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड, यहाँ कह रही है कि कार हमेशा इंश्योर्ड होनी चाहिए, मतलब कार का हमेशा बीमा होना चाहिए। यहाँ पर एक कार के लिए नहीं है, यहाँ पर संपूर्ण कारों के लिए क्या कहा जा रहा है कि कार कोई भी हो वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, ये समूहवाचक है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे किसका प्रयोग हो रहा है, ए का। जैसे ए चाइल्ड नीड्स लव, एक बच्चे को प्यार की जरूरत होती है। यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं कर रहा है, माँ कह रहा है बच्चों का जो समूह है सभी बच्चों को प्यार की जरूरत होती है, इसलिए इसके आगे ये अपने आप में एक समूह है। क्या है ये, जैसे इसे क्या कहा जा सकता है कि दैट इज द होल ग्रुप, इसलिए इनके आगे किसका प्रयोग होगा, ए या एन का। यदि यहाँ पर एन जैसा नाउन होता तो एन लगता, ए जैसा है तो ए। फिर इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते क्वांटिटी बताने वाले, क्वांटिटी बताने वाले, जैसे कि हम गिनने, जो काउंटेबल नाउन है उसके आगे ए एन का प्रयोग कर रहे हैं, मात्रा के आगे तो कर नहीं सकते। फिर भी कुछ ऐसे शब्द है क्वांटिटी वाले जिनके आगे ए या एन का प्रयोग हो सकता है, और इसे इन शब्दों के प्रयोग हम करते भी है। जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, ये मात्रात्मक शब्द है, क्वांटिटी वाला है, फिर भी इसके आगे किसका प्रयोग हो रहा है, ए कपल, कपल में दो लोग होते हैं परंतु ए आ रहा है क्योंकि समूहवाचक है। ए ग्रेट मेनी या ए डजन, इनके आगे अक्सर हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा बिफोर सर्टेन नंबर्स, जैसे 100 तो 100 का मतलब ही बहुवचन होता है 100, परंतु 100, ए 100, ए 1000, इनके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा किसी वस्तु के दाम के लिए, प्राइस बताने के लिए, गति के लिए, वेट के लिए, अनुपात के लिए, इनके आगे भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं।
ये तो जब वाक्य में प्रयोग करने एक्सरसाइज में दूंगा, उस पर अपन एक्सरसाइज जब करेंगे तब पता चलेगा हाँ यार यहाँ पर इसका प्रयोग इसलिए हो रहा है, वो मुझे बताना पड़ेगा, तब और बेहतर ढंग से आप लोग कर लोगे। जैसे कि व्हीट सेल्स 20 रुपीज है किलो, गेहूं कितने रुपए किलो है, मतलब 1 किलो का कितना रुपया है, 20 रुपया। प्राइस बताने के लिए 1 किलो। ही ड्राइव्स एट 60 किलोमीटर एन आवर, बहुत 60 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी दौड़ाता है। ये स्पीड के लिए किसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, एन ओवर है। ओवर का किसका प्रयोग हो रहा है, एन का प्रयोग। मेरा ये मानना है कि ये का कोई रूल्स नहीं है, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज लाना पड़ेगा। जैसे यदि आप लॉट ऑफ लिख रहे हो और उसके आगे आप एल लिख रहे हो, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। आप लॉट ऑफ लिखोगे कहीं पर भी, किसी भी वाक्य में लॉट ऑफ आएगा तो इसका मतलब उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना ही पड़ेगा। ये आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं क्या करूंगा कि द आर्टिकल इसको भी अपन पढ़ा देंगे विशेष कंडीशन में, उसके ज्यादा रूल्स लिखाऊंगा नहीं मैं, कोई कम रूल्स। फिर मैं आपको पूछूंगा कि ए एंड द, फिर उसकी एक्सरसाइज दूंगा कि अभी वाक्यों में इन तीनों में से प्रयोग करके बताओ, वो आप घर से करके लाओगे। क्लियर, थोड़ी ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आज के लिए इंग्लिश के लिए इतना ही।